आज हमारा टॉपिक है परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है। अब हम नाभिकीय ऊर्जा के बारे में आपको देखेंगे कि किस किस तरह से हम नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि या तो आप विघटन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं या आप संलयन के द्वारा। नाभिकीय विखंडन या संलयन आगे के लेक्चर के दौरान पढ़ाएंगे आपको। फिलहाल परिभाषा के तौर पर आप याद रखें कि नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा मिलती है हमको, उसी को हम बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा और या परमाणु ऊर्जा। ठीक है। परमाणु ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा में कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? कि परमाणु के अंदर छोटा सा जो हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नाभिक। ये नाभिक हुआ और इस पूरे होल को, कंप्लीट को क्या बोलते हैं? पूरे को परमाणु बोलते हैं। नहीं, अब अगर नाभिकीय ऊर्जा कहें या परमाणु ऊर्जा कहें, दोनों एक ही बात हुई कि नहीं? परमाणु के अंदर ही नाभिक होता है। एक बार फिर से देखते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक के विखंडन या संलयन के द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे? नाभिकीय ऊर्जा। अब पहला, नाभिकीय विखंडन। विखंडन का मतलब होता है टूटना और नाभिक का मतलब हो गया नाभिक। तो नाभिकीय विखंडन क्या हो गया? नाभिक का टूटना। अब टूट के दो या दो से अधिक भागों में जब विभक्त होता है उसको बोलते हैं हम नाभिकीय विखंडन। यानी किसी परमाणु का या किसी नाभिक का दो या दो से अधिक नाभिकों में टूटने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। चलिए देखते हैं। ये क्रिया है। भारी नाभिक कितने में टूटता है? दो या दो से अधिक छोटे भागों में जब टूट जाता है या तोड़ा जाता है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं आप? नाभिकीय विखंडन। क्या होता है? अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन। ये अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन इसलिए होता है कि जब भी एक बड़ा नाभिक तो छोटे नाभिकों में टूटता है तो द्रव्यमान की कुछ हानि होती है, उसको द्रव्यमान क्षति या द्रव्यमान की हानि कहते हैं। और जब द्रव्यमान क्षति होती है तो वो द्रव्यमान की क्षति ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि इसमें अत्यधिक ऊर्जा की हमें प्राप्ति होती है या उत्सर्जन होता है। कैसे होता है? एक समीकरण है E बराबर mc², जहां m क्या है? द्रव्यमान। और आपका E क्या है भाई? ये है ऊर्जा। तो कितनी ऊर्जा निकलेगी या ऊर्जा जब कितना द्रव्यमान की हानि होगी, ये जितने द्रव्यमान की हानि होगी उसके ही समतुल्य क्या हो जाएगी? ऊर्जा आपकी उत्सर्जित हो जाएगी, निकल जाएगी या हमें उस प्रक्रिया से मिल जाएगी। ठीक है। तो ये हुआ उत्सर्जन। ठीक है। उदाहरण के लिए हमने क्या लिया? यूरेनियम 235। अब जब यूरेनियम 235 को आपने क्या डाल रहे हैं? न्यूट्रॉन के द्वारा। लेकिन ध्यान रखना, न्यूट्रॉन की गति क्या होनी चाहिए? मंद गति। अगर आपका न्यूट्रॉन तेज गति का हुआ तो वो आर पार निकल जाएगा। तो मंद गति के न्यूट्रॉन की बौछार की जाएगी, जिससे कि यूरेनियम का नाभिक तो छोटे नाभिकों में विभक्त हो जाएगा। अगर नाभिक अगर आपके न्यूट्रॉनों की गति तेज हुई तो वो आपके नाभिक के आर पार निकल जाता है, छेद कर देता है, केवल उसको दो भागों में विखंडित नहीं करता। इसलिए न्यूट्रॉन की गति मंद होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, ये ये आपका न्यूट्रॉन, ये यूरेनियम, जैसा मैंने बोला भारी नाभिक, है भारी नाभिक। ठीक है। फिर क्या बना आपका? 36 क्रिप्टॉन 92 और 56 बेरिलियम 141, ये दोनों छोटे नाभिक। और प्लस क्या मिला है आपको? ऊर्जा। ये मैंने अभी बताया हो कि ऊर्जा की प्राप्ति कहाँ से हुई, कहाँ से निकली? क्योंकि जब आपका नाभिक टूटा तो कुछ द्रव्यमान की हानि हुई और वो जितनी द्रव्यमान की हानि हुई उसके समतुल्य ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। और ये मैंने आपको एक समीकरण द्वारा भी, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण द्वारा भी आपको समझाया। देखिए, ये भारी नाभिक है और ये छोटे नाभिक है। छोटे का मतलब इसका कोई पर्टिकुलर पैमाना नहीं है कि कितना छोटा होगा, लेकिन ये जो इधर विखंडित नाभिक होगा उसके मुकाबले दोनों छोटे होंगे। जैसे ये क्या था? 235 का भार था, इनका 92 और 141।
ठीक है। तो ये जो आप विखंडन प्रक्रिया में नाभिक इस्तेमाल करोगे उसके समतुल्य ये नाभिक छोटे हो जाएंगे। हो सकता है फिर इससे भी इसी इसी के आकार के, इसी के भार के आप फिर से विखंडित होकर और छोटे नाभिक बने। ठीक। चलिए अब हम चलते हैं। मेरे हिसाब से नाभिक के विखंडन आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं संलयन पर। चलिए संलयन का मतलब हो गया क्या, जुड़ना। ठीक। अब ये नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन एक दूसरे के विपरीत क्रिया है। उस नाभिकीय विखंडन में हमने क्या समझा था कि एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है, जबकि नाभिकीय संलयन में हमने क्या देखना है, दो हल्के नाभिक परस्पर जुड़कर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बना। ठीक। इसमें भी ऊर्जा निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि इसमें भी द्रव्यमान की हानि होगी, और जितनी द्रव्यमान की हानि उसी के समतुल्य ऊर्जा उत्सर्जन होगा। अब देखोगे कि जब दो हल्के नाभिक जुड़ेंगे तो उसके समतुल्य नाभिक सॉरी जुड़कर जो भारी नाभिक बनाओगे, उस प्रक्रिया में कुछ द्रव्यमान की हानि होगी और उसी के समतुल्य ऊर्जा होगी। लेकिन ये संलयन में जो होता है वो नाभिकीय विखंडन के मुकाबले द्रव्यमान की हानि अधिक होती है, इसलिए ऊर्जा भी अधिक उत्सर्जित होती है। ठीक। चलो अब देखते हैं फिर से वही क्या करना, दो बहुत हल्के नाभिक, हल्के भी लिख सकते हैं, संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाएंगे तो क्या कहलाओगे, नाभिकीय संलयन। ठीक है। द्रव्यमान की क्षति अधिक, इसलिए ऊर्जा अपार, जो मैंने भी समझाया। ठीक है। जिसकी मात्रा नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न ऊर्जा से अधिक होती। अगर आपसे पूछे कि किस प्रक्रिया में आपकी ऊर्जा अधिक निकलती है तो आपका जवाब होगा कि नाभिकीय संलयन में अधिक होती है। क्यों? क्योंकि नाभिकीय संलयन में द्रव्यमान की क्षति अधिक होती है और ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण के अनुसार या नियम के अनुसार, तो इसमें जिस जिस प्रक्रिया में ऊर्जा द्रव्यमान की क्षति अधिक होगी उसमें ऊर्जा ज्यादा ही उत्सर्जित होगी। चलो फिर देखिए, अत्यंत उच्च ताप, कितना ताप चाहिए आपको, अत्यंत उच्च ताप पर होना है एक। ठीक। नाम के संलयन कितना होता है, लगभग 1 करोड़ 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो नाभिकीय संलयन के लिए अत्यधिक ताप की जरूरत होती है, और लगभग कितना ताप की जरूरत होती है, 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस ताप की जरूरत होती है। इसलिए इसका जो बेटर एग्जाम्पल है, जो बढ़िया एग्जाम्पल है, वो सूर्य है। सूर्य का जो तापमान है बहुत अधिक है, इसलिए नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया केवल सूर्य पर ही आपको प्राकृतिक रूप से देखने को मिलती है। ठीक है? चलिए फिर इसको उष्मानाभिकीय अभिक्रिया भी कह सकते हैं, बिल्कुल। चलो अब देखते हैं। ये देखिए, हाइड्रोजन के दो समस्थानिक हैं, 1s2 1s3। क्या बना, हीलियम। फिर ये न्यूट्रॉन उसी से निकलेगा प्लस ऊर्जा। ठीक। अब देख सकते हो आप, ये जो होता है सूर्य पे हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं वो परस्पर संयुक्त होकर हीलियम बनाते हैं, और हीलियम बनाते हैं तो ये मिलकर ऊर्जा। और क्योंकि वहां पे क्या है, हाइड्रोजन काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, प्राकृतिक रूप से अवेलेबल है, इसलिए वो बार बार संयुक्त होकर हीलियम बनाते रहते हैं और ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और वही ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंच पाती है, और वो आपके और हमारे दैनिक जीवन में काम आती है। चलिए, यहाँ पे मैंने बताया भी, सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है, हाइड्रोजन परमाणुओं के परस्पर संयुक्त होने से हीलियम परमाणु का बनना। बोलो क्या क्या बनेगा, बच्ची फोर का बनना, प्रकाश ऊर्जा को उत्सर्जित करता है बार बार। बार बार क्या हो जाएगा कि ये यानी हाइड्रोजन के समस्थानिक संयुक्त होकर क्या बनाते रहेंगे, हीलियम, और ये प्रक्रिया क्या चलती रहेगी, लगातार चलती। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा है कि परमाणु ऊर्जा बनती कैसे है, दो प्रकार से, नाभिकीय विखंडन से और नाभिकीय संलयन से। ठीक। हालांकि अभी तक नाभिकीय विखंडन जो अभिक्रिया को परमाणु भट्टी में उपयोग करके हम ने जो है
ऊर्जा का एक अच्छा विकल्प तैयार कर लिया है और जिसको हमने मानवीय उपयोग में ले भी लिया। लेकिन नाभिकीय संलयन को अभी तक प्रायोगिक स्तर पर ही रखा गया है और मानवीय प्रयोग में नाभिकीय संलयन से प्राप्त ऊर्जा अभी नहीं। चलिए परमाणु ऊर्जा का लाभ लाभ देखते हैं। ये देखिए 1 करोड़ गुना अधिक है। कितने करोड़ गुना अधिक है? यानी अगर तो ये हो गया कम ईंधन का इस्तेमाल होगा और ऊर्जा क्या मिलेगी आपको? अधिक में। चलिए कम ईंधन से ऊर्जा अधिक, यानी कि ये जो माध्यम है ऊर्जा कुशल माध्यम, एनर्जी एफिशिएंट। चलिए फिर अब जब क्योंकि एनर्जी एफिशिएंट है, अनेक विकसित और विकासशील देश इसका उपयोग कर रहे हैं, यानी जो उपयोग में है। क्या में क्या ठीक। अब लंबे समय तक कैसे? जब मैंने बोला ये मान के चलो 1 करोड़ गुना का मतलब ये समझ लो मोटे तौर पर कि आपका 1 किलो यूरेनियम 1 करोड़ किलो कोयले के बराबर, या और आसान भाषा में समझाओ 1 किलो यूरेनियम एक नमक की थैली के बराबर यूरेनियम अगर आपके पास है, और आपकी एक रेलगाड़ी जो होती है मालगाड़ी, एक मालगाड़ी अगर एक पूरी ट्रेन कोयले की है, जितनी उससे ऊर्जा मिलेगी इतनी सिर्फ एक पैकेट यानी 1 किलो यूरेनियम से। तो जब इतना ऊर्जा कुशल माध्यम है तो वो लंबे समय तक हमारी आवश्यकता, ऊर्जा की जो आवश्यकता है उसको पूरा कर सकता है। साथ ही साथ कह सकता है कि कम मात्रा में ही ये क्या करता है, कम मात्रा में ही हरितगृह गैसों को उत्पन्न करती है। ठीक, परमाणु ऊर्जा ठीक है? कम मात्रा में करती है तो इसका मतलब हुआ कि ये ये पर्यावरण को प्रदूषित कम करेगी। जब पर्यावरण को प्रदूषित कम करेगी तो इससे दोनों नुकसान, सॉरी इससे दोनों लाभ होंगे, विकास भी होगा और साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण से बचाव। चलिए लाभ है तो कुछ हानि भी होंगी। हानि क्या है? पहला, प्राकृतिक आपदा का कारक बन सकता है, क्योंकि पास्ट में कई जगहों पर जो दुर्घटना हुई और उसके परिणाम स्वरूप जो मानवीय स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा है, उसको देखते हुए हम बोल सकते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई चूक या गलती हो जाए तो ये प्राकृतिक आपदा का एक कारण भी बन सकता है। कहाँ कहाँ हुई है? पहले हमने जो है अपने देश में हमने कहाँ कहाँ रिसर्च किया है? जादूगाड़ा, तारापुर, रावत भाटा, कलपक्कम, इतनी जगह पे हमने जो रिसर्च की है, तो उसमें हमें जो रिसर्च के परिणाम मिले हैं वो ये मिले हैं कि आसपास की जो बस्तियां हैं उनमें रेडियो धर्मिता से या रेडियो एक्टिविता से जो जुड़ी हुई बीमारियों का फैलना वो निकल के आया, रिसर्च साबित हुआ है। इसलिए ये जो है प्राकृतिक आपदा का एक कारक भी बनता है। ठीक, और जो बड़े हादसों की बात कर ले उसमें फुकुशिमा संयंत्र हादसा के बाद तमाम देशों ने अपने जो ऊर्जा कार्यक्रम है उस ऊर्जा कार्यक्रम में परमाणु ऊर्जा को या तो कम कर दिया गया या परमाणु ऊर्जा का विकल्प उन्होंने अपनी ऊर्जा की जो बास्केट होती है उससे हटा दिया गया। अब अन्य माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करना पसंद कर रहे हैं, परमाणु ऊर्जा से कम कर रहे हैं या खत्म कर दिया उनको, नहीं कर रहे हैं। अच्छा दूसरी बात, जब उनको ठंडा करना पड़ता है तो रखने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की इस्तेमाल, पानी, जब आप पानी इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका पानी परमाणु प्रदूषित हो जाता है। यानी जब आप रिएक्टर में या कहीं भी जब आपको शीतलन की प्रक्रिया के लिए जल की जरूरत होती है तो जल प्रदूषित होता है। जब जल प्रदूषित होता है तो फिर इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं। तो जो है ये जो विकिरण है वो मानवीय स्वास्थ्य को हानि है या अन्य क्षेत्रों में फैल सकता है। चलिए ये तो हुआ उसका नुकसान। हाँ जी, अब आपको समझा देंगे हम हाइड्रोजन बम और परमाणु बम में। किस किस में? हाइड्रोजन बम और परमाणु बम। अब आप कहोगे कि साहब आपका टॉपिक तो है परमाणु ऊर्जा, तो ये परमाणु ऊर्जा के अंदर
हाइड्रोजन बम और ये आपका परमाणु बम कहाँ से आ गया? देखो ऊर्जा का या परमाणु ऊर्जा का विकास के रूप में जब यूज होता है तब तो हम कहेंगे कि आपके रिएक्टर विकास की स्थान पर अगर उसी परमाणु ऊर्जा का विनाश के तौर पर जब यूज होता है या हथियार के तौर पर जब यूज होता है तब उसका उपयोग होता है परमाणु बम या हाइड्रोजन बम। अभी तक हमने जो आपको पढ़ाया परमाणु ऊर्जा का विकासात्मक पक्ष पढ़ा, अब इसी परमाणु ऊर्जा का विनाशात्मक पक्ष को समझा देते। ठीक है, हाइड्रोजन बम कैसे बनता है आपको दिखाया गया है कि परमाणु ये संलयन प्रक्रिया संलयन से बनता है। ठीक, ये परमाणु बम कैसे बनता है? विखंडन से। चलिए अब आपको बताते हैं खंडन की जो प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार की, ये बता दें। फिर डिटेल में जब टॉपिक में आगे आएगा तो पढ़। नियंत्रित, अनियंत्रित। ठीक, नहीं। ठीक है, चलिए और अनियंत्रित। तो जब विखंडन को आप नियंत्रित तरीके से कर पाते हो, नियंत्रण की जो विधि है मेथड है वो हम आगे के टॉपिक में समझाएंगे जब नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पढ़ाएंगे और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि विखंडन की प्रक्रिया दो प्रकार, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और अनियंत्रित। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में क्या होता है कि आप जब आप विखंडन को नियंत्रित तरीके से इस्तेमाल आपको मिलेगा यूज होता है रिएक्टर में क्या मिलेगा जब अनियंत्रित रूप से होता है। समझ गए? इस तरीके से इसको रिएक्टर में आप इस्तेमाल करके क्या बनाएं, क्या बनाएं और वहां पे क्या बनेगा? अब अनियंत्रित तरीके से आप क्या बनेगा? परमाणु बम। रिएक्टर को परमाणु भट्टे भी कहते हैं, नाम नाप की। दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। विखंडन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, एक नियंत्रित और एक अनियंत्रित। नियंत्रित प्रक्रिया हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? रिएक्टर के अंदर। और उससे क्या प्राप्त करते हैं रिएक्टर या परमाणु भट्टी से? परमाणु ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और ऊर्जा का प्रयोग कहाँ होता? अगर आपने नियंत्रित रूप से कर लिया तो ये आपका हो जाएगा, अगर आपने तरीके से इस्तेमाल कर लिया इसका घास होगा। क्या होगा जी? घास, ग्रोथ। और अगर अनियंत्रित तरीके से किया क्या होगा? तब होगा विनाश। आपको विकास करना है या विनाश करना है, ये आपको खुद चुनना है। परमाणु ऊर्जा दोनों विकल्प देते हैं, विकास का भी और विनाश। कंस्ट्रक्टिव वे में करोगे तो क्या बनाओगे, डिस्ट्रक्टिव वे में करोगे तो आप पूरी दुनिया को खत्म कर दोगे। चलिए ये था हम ना संलयन। हाँ, संलयन में भी हमने अलग बताया, ये अलग। संलयन का प्रयोग किस में पड़ता है? हाइड्रोजन बम में। चलिए परमाणु बम से ज्यादा विनाशकारी है, हाइड्रोजन बम से कम ऑटोमेटिक, ये थोड़ा सा कम है। अब कहोगे क्यों कम है, क्यों ज्यादा है? ठीक, तो अगला स्टेप में ही
अगले स्टेप में ही, पॉइंट में ही उत्तर मिल जाए। क्या मिलेगा इसका आंसर? यहाँ मिलेगा, यहाँ कम ऊर्जा उत्सर्जित, यहाँ पर अधिक ऊर्जा जारी होती। ठीक, यानी ये दोनों जो पॉइंट है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोबारा समझते हैं, ये ज्यादा विनाशकारी है क्योंकि इसके अंदर ज्यादा ऊर्जा जारी होती है, कम विनाशकारी है क्योंकि इसके अंदर कम ऊर्जा उत्सर्जित। ठीक, अब ये तो हो गया थोड़ा हल्का भारी, ये थोड़ा हल्का है। ठीक, ये थोड़ा भारी है। चलिए, परिष्कृत और बनाने में कठिन। क्यों बनाने में कठिन है भाई? 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस पर, कम से कम 1 करोड़ डिग्री क्या होता है? संलयन अभिक्रिया। अब बताओ, जब कम से कम 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस पर आपको पहुंचना होगा तभी आप संलयन प्रक्रिया को शुरू कर सकते हो। ये बनाने में कठिन है। आपको ऐसा एनवायरनमेंट हाइड्रोजन बम बनाने के लिए क्रिएट करना पड़ेगा। एक, पहले आपका तापमान वहां पे उस क्षेत्र में इतना पहुंच जाए, तब जाकर हाइड्रोजन बम काम करेगा। चलिए, तुलनात्मक तुलनात्मक रूप से आसान है। तुलनात्मक रूप से आसान है तो भी मुश्किल है, मुश्किल, बहुत मुश्किल है कि चुनिंदा देशों के पास और अदर देशों के पास आज तक, और जिन देशों के पास भी पहुंच, बहुत ही रिसर्च और इनोवेशन के बाद पहुंचे। ये तो था। अब बोलिए, और से रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, परमाणु ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा क्या समझे? नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जो ऊर्जा निकलती है, इसी को हम बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। बोलते हैं विखंडन। विखंडन नाम से ही सब स्पष्ट है, नाभिकीय विखंडन यानी नाभिक का, जब एक भारी नाभिक परस्पर दो हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है तो बोलते हैं हम नाभिकीय विखंडन। प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है, उस जिसका कारण द्रव्यमान की क्षति होती है, और कुल मिलाकर देख लिया नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन में विखंडन के विपरीत क्रिया होती है, जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं और कुछ ऊर्जा निर्मुक्त होती है। यहाँ भी ऊर्जा निर्मुक्त होने का वही कारण है कि थोड़ी द्रव्यमान की क्षति हो जाती है और वो द्रव्यमान की ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक, और ये एग्जाम्पल है वो दोनों के दे देता हूँ। नाभिक के संलयन का एग्जाम्पल मैंने बताया था, सूर्य के के तल पर जो होती है, एक पृष्ठ पर जो होती है वो नाभिक के संलयन है। और नाभिक विखंडन का एग्जाम्पल मैंने दिया था कि परमाणु भट्टी या रिएक्टर जो बोलते हैं, नाभिकीय रिएक्टर के अंतर्गत जो क्रिया होती है वो नाभिकीय विखंडन है, जिससे आपका ऊर्जा मिलता है। हालांकि नाभिकीय विखंडन का जो उपयोग है वो परमाणु बम में है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? अगर आप परमाणु भट्टी में रिएक्टर में करोगे तो उससे विकास होगा, और अगर आप परमाणु बम में करोगे तो उससे विनाश होगा। एक और अंतर है, परमाणु रिएक्टर या नाभिकीय भट्टी में आप नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया करते हैं, जबकि परमाणु बम में आप अनियंत्रित श्रृंखला। चलिए, ये मैंने बता ही दिया आपको। अच्छा, संलयन अभिक्रिया को उष्मा नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको प्रारंभ करने के लिए ताप की आवश्यकता होती है, इसको उष्मा अभिक्रिया भी कह सकते हैं। लाभ मैंने बोल दिया था कि कम ईंधन से ही अधिक ऊर्जा मिल जाती है, यानी ऊर्जा कुशल है। अभी भी दूसरा लाभ ये था कि विकसित विकासशील देशों में इसका विद्युत ऊर्जा से
विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण में किया जा रहा है, लंबे समय तक हमारी आवश्यकता पूरी कर सकती और कम मात्रा में ये प्रदूषण यानी हरित गृह ग्रीन हाउस गैस का ठीक। अब हानि में मैं बोला था कि प्राकृतिक आपदा का कारण हो सकता है। हमारे जो कुछ जगह है जैसे रावत भाटा, तारापुर, अ, जादूवाड़ा, कलपक्कम आदि शहरों में हमारे रिएक्टर्स हैं, के आसपास जो बस्तियां हैं, एक रेडियो धर्मिता से संबंधित बीमारियां हैं उनका फैलना साबित हुआ। फुकुशिमा आपदा के बाद दुनिया के बहुत से देशों ने अपने परमाणु कार्यक्रम फिर से पुनर्विचार करने के बाद या तो दिया है या उसको कम कर दिया। ठंडा रखने के लिए बहुत ज्यादा इसको परमाणु रिएक्टर में जो परमाणु ईंधन को ठंडा करते हैं उसको ठंडा करने के लिए बहुत ज्यादा होती है और पानी की आवश्यकता से फिर परमाणु पानी जो है प्रदूषित हो जाता है और वो प्रदूषित पानी जो है मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है और विकिरण का एक कारण हो सकता है। जल प्रदूषण जल प्रदूषण होता है। ये था हाइड्रोजन बम परमाणु बेसिक अंतर क्या है कि परमाणु संलयन अभिक्रिया से बनता है हाइड्रोजन बम, विखंडन प्रक्रिया से बनता है परमाणु बम। और परमाणु बम ज्यादा विनाशकारी होता सॉरी हाइड्रोजन बम ज्यादा विनाशकारी होता है, परमाणु बम उसके मुकाबले कम विनाश। हाइड्रोजन बम में अधिक ऊर्जा जारी होती है, परमाणु बम में थोड़ा कम ऊर्जा। यह हाइड्रोजन बम हल्का होता है क्यों? क्योंकि हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं। परमाणु बम में जो होगा वो भारी होता है, बनाने में थोड़ा कठिन होता है। हाइड्रोजन बम तुलनात्मक रूप से आसान होता है। ये सब टॉपिक उम्मीद करता हूँ आप अच्छे समझ गए होंगे। अब आज को चर्चा क्यों दीपांशु आ जाओ। करना इसको रिकॉर्ड।